देखिए, हम पढ़ रहे थे हमारा आवाज साड़ी में जो हमारा पार्ट 1 था, पार्ट 1 में हमने ये देख लिया था कि जो हमारा आवाज साड़ी होती है, आखिर आवाज साड़ी होती क्या है, इसमें कितने ब्लॉक होते हैं, इन ब्लॉकों को क्या कहा जाता है, और यहाँ तक हमने देख लिया था कि मतलब इसके विशेष पॉइंट क्या है। बस नॉर्मली हमने ये देखा था कि जो हमारी आवाज साड़ी होती है, आवाज साड़ी आखिर होती क्या है। आज हम देखेंगे कि जो हमारी आवाज साड़ी होती है, आखिर आवाज साड़ी में जो हमारे प्रश्न बनते हैं, आखिर प्रश्न कैसे बनते हैं, और वास्तव में जो आवाज साड़ी बनी है ये कैसे बनी है। तो इसके लिए, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना ये होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्थात जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, आखिर यह होता कैसे है। जैसे कि आप सभी जानते हो कि जब हमारे मोस्ले ने जब हमारा ये आवाज साड़ी बनाया था, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर ही इसका किया था, इस आवाज साड़ी को व्यवस्थित किया था। तो जब तक हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, अगर उसे नहीं समझते हैं, तब तक ये हमारे समझ में आने होने वाला नहीं है। तो पहला जो हमारा टॉपिक है ये हमारा होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, आखिर ये होता क्या है। तो इसको समझने के लिए ये जानिए कि आपने देखा था कि जो हमारा ये क्या था, आवर्त साड़ी था। आवर्त जो साड़ी था ये हमारे 4 भागों में विभक्त था, मतलब ये 4 ब्लॉकों में विभक्त था। इसमें जो हमारा पहला ब्लॉक था ये था हमारा एस ब्लॉक, जो हमारा सेकंड था वो था हमारा पी था, जो थर्ड था वह डी था, और जो हमारा फोर्थ था वह था हमारा क्या, एफ ब्लॉक। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वही बस इन्हीं ब्लॉकों का प्रयोग करके हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इसमें जो हमारा पहला कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब इसमें जो हमारा पहला कक्षक होता है वह होता है हमारा 1s। ठीक, ये क्या होता है, हमारा 1s होता है। क्या होता है हमारा 1, क्या होता है हमारा 1s। जो हमारा सेकंड होता है, सेकंड में आप जानते हो कि हमारा पी आता है, तो ये क्या हो जाता है हमारा 2p हो जाता है। 2s 2p, 2s और 2p। जो हमारा थर्ड होता है, थर्ड में आप जानते हो कि हमारा डी होता है, तो 3s 3p और 3d। फोर्थ में हमारा यस आता है, तो क्या हो जाएगा हमारा 4s 4p 4d और 4f। आप इससे भी आगे ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। देख रहे हो कि आप में यहाँ पर जो संख्याएं हैं ये मतलब एक घटते हुए क्रम में व्यवस्थित है, मतलब घटते हुए नहीं बल्कि बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित। पहले यहाँ पर हमारा 1 अंक था, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया। जब इससे आगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना, तो बस कुछ नहीं, यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट मतलब जो हमारा 4 होता है ये लास्ट पॉइंट होता है। इसके आगे करने के लिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 5d हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे हमारा 6p हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 7s हो जाएगा। ये 7s तक ही हमारा जाता है, मतलब जहाँ से ये ऐसे बढ़ना हुआ स्टार्ट होता है ना, तो नीचे ये घटता हुआ चला जाता है। तो अगर आपको आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो आप इजिली कर सकते हो। पता नहीं फेरम का लग गया। ठीक, ऐसे आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो। वैसे आप लोग जानते हो कि जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बनते हैं, मतलब ये ज़्यादा कठिन नहीं बनते, बस इनके पूछने का तरीका टेढ़ा होता है, जिन्हें समझने के लिए हमें मतलब काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो क्वेश्चन जो होते हैं नॉर्मल बनते हैं। तो अगर आप इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तो आपके लिए सही है, नहीं तो आप इसको भी आगे बढ़ा सकते हो। अब बढ़ाया कैसे जाता है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक, इसे क्या करते हैं, इसको करने के लिए बस ऐसे काट दीजिए। इसको करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए बस काट दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ऐसे काट दीजिए, ऐसे 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 क्या कर दीजिए, इसको काट दीजिए। ये क्या हो गया, हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। मतलब कैसे, तो यहाँ पर जो हमारा पहला इलेक्ट्रॉन होता है, आप जानते हो कि जो हमारे यस कक्षक होता है, यस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस कक्षक में हमारे 1 से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और चूंकि जो हमारा 2s है, 2s भी यस ब्लॉक का ही है, तो यस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इसमें भी हमारे 1 से 2 इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे। इसके बाद आता है 3, मतलब यहाँ पर क्या हो गया हमारा 1s 2s, इसके बाद यह ऐसे जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 2p में आप जानते हो कि हमारा 1 से 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और यहाँ पर 3s में भी हमारे 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 से 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी 1 से 6 इलेक्ट्रॉन, 1 से 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या हो जाएंगे 1 से हमारे 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हमारे क्या हो जाएंगे 1 से 2, यहाँ 1 से 6, यहाँ 1 से 10 और यहाँ से 1 से 14। अब मान लीजिए कि इसका हम प्रयोग कैसे मतलब कैसे करते हैं। वैसे हमने जान गया कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसको हम ऐसे व्यवस्थित करते हैं। अब हम देखते हैं कि वास्तव में हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसे निकालते कैसे। जैसे कि मान लीजिए कि आपको दे दिया मैंने सोडियम। आप जानते हो कि जो हमारा सोडियम होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो जो हमारा सोडियम होता है, सोडियम का हमारा परमाणु क्रमांक होता है 11। अब हमें इसका क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता है, मतलब इसका हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। इसको हम क्या करेंगे, तो पहला हमारे कक्षा क्या होता है, या ऐसे आता है, यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर यह ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, मतलब पहले यह इसमें जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2s के बाद यहाँ पर जाएगा, फिर 3s में जाएगा। 2s मतलब देखिए 1s 2s, फिर यहाँ से 2p, फिर 3s 3p 4s 4s के बाद 4p के बाद 3d। मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक नियम हो जाएगा।
यहाँ से 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद हमारा 4p हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो आगे आएगा आगे बढ़ता रहेगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि हमारा क्या है, सोडियम है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक मतलब का जो हमारा परमाणु क्रमांक है ये 11 है। तो हमारे जानते हो कि जो हमारा पहला कक्षक होता है, पहले कक्षक में हमारे 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला कक्षक हमारा क्या हो जाएगा 1s, 1s, पहले क्या हो जाएगा हमारा 1s2, मतलब इसमें 1 से 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इसमें पहला में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहीं पे दूसरा क्या हो जाएगा, हमारा जो दूसरा कक्षक हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 2s2। कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई, अब हमारी 4 हुई। इसके बाद हमारा कहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1s के बाद 2s, 2s के बाद यहाँ पे 2p। तो 2p पे हमारे कुल कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन। 2p में हमारे कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद 2p के बाद हमारा 3s, 2p के बाद हमारा 3s, 3s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बस 1। कहा से कि 2 यहाँ पे है हमारे, 2 यहाँ पे, 2 2 4 6 4 10 और की क्या रखती है, का हुआ हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ हमारा किसका, सोडियम का। अब इसमें आप बहुत सी बातों को निकाल सकते हो, इससे आप बहुत सी बातों को निकाल सकते हो। आप देख रहे हो कि जो हमारा सोडियम है ना, सोडियम का जो हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जो हमारा अंतिम, ये किस कक्षक में प्रवेश कर रहा है अंतिम इलेक्ट्रॉन, तो हमारे यस कक्षक में प्रवेश कर रहा है। जब यह यस कक्षक में प्रवेश कर रहा है तो इसका आवर्त या फिर कह लीजिए कि इसका जो उपवर्ग होगा, मतलब इसका उपवर्ग कहाँ होगा, तो आप कहिएगा कि, या फिर आप कह सकते हो, अब मैं आपसे पूछूंगी बताइए किस ब्लॉक का तत्व है, तो आप कहोगे कि इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन ने यस ब्लॉक में प्रवेश किया है, तो इसका जो एक ब्लॉक होगा यह यस ब्लॉक में पाया जाएगा। और यहाँ जो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन में एक, मतलब जो इसका अंतिम कक्षक है, अंतिम कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट ए का वर्ग हो जाएगा, फर्स्ट ए वर्ग का यह क्या हो जाएगा, हमारा तत्व हो जाएगा। क्योंकि यह 3s1 है, मतलब कह लीजिए कि यस की पावर 1 है। और आप जानते हो कि जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना, तो इसमें पाए जाने वाले जितने तत्व होंगे, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा यह यस की पावर 2 आएगा। मतलब इसमें जितने पाए जाने वाले तत्व होते हैं ना, इनका जो अंतिम कक्षक होता है ये पूर्ण होता है। ये क्या होता है, ये पूर्ण होता है। जैसे कि आप देख लीजिए बेरियम, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, इसमें कुल कितने पाए जाते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा बेरियम, बेरियम में कुल 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका परमाणु क्रमांक 4 होता है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, जो हमारा बेरियम है, बेरियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, तो आप क्या पाओगे, 1s2 और 2s2। तो इसमें जो हम इस मतलब जो सेकेंड क्या होता है, सेकेंड डे ऊपर होता है ना, इसमें जितने हमारे तत्व पाए जाते हैं, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसमें जो इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन होते हैं ये 2s2 में हमेशा क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। मतलब इनका यस के पावर 2 हमेशा आता है, मतलब जो इसका यस ब्लॉक होता है ये हमेशा भरा हुआ होता है। और जो फर्स्ट ए में आते हैं तत्व आते हैं, इनमें जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर मतलब यस के पावर 1, मतलब बस यस कक्षक में बस 1 इलेक्ट्रॉन ही पाए जाते हैं। तो इससे आप बहुत को क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या है, ये 3 है, का है यहाँ पे 3s1 है, 3s1 है, तो इसकी आवर्त की संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। देखिए 3 है ना, तो ये का है, इसका आवर्त 3 है, फर्स्ट आवर, सेकंड आवर, थर्ड आवर, तो ये क्या आ जाएगा, ये आवर्त 3 में पाया जाएगा। और इसका पावर 1 है, तो ये क्या पाया जाएगा, फर्स्ट ये का ये तत्व है। तो आपने देखा ना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे लिए कितना जरूरी है, बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ठीक, इससे हम निकाल सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन मतलब ये तत्व किस आवर्त और किस उपवर्ग में पाया जा रहा है। वर्ग को निकालने के लिए विधि है, लेकिन ये क्या होता है, नॉर्मल विधि का होता है इसको निकालने का। अगर मैं आपको यहीं पे कोई और तत्व दे दूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मान लीजिए 17, आप जानते हो कि जो हमारा क्लोरीन होता है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। यहाँ पर जो हमारा क्लोरीन होता है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, हमारा 17 होता है। अब इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, तो पहला कहाँ जाएगा, 1s1, मतलब 1s2, दूसरा भी 2s2, तीसरा कहाँ जाएगा, 2p6, फिर कहाँ जाएगा 3s2। कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 4 6 10 और 2 12, अभी 5 इलेक्ट्रॉन हो चाहिए। तो फिर 3s के बाद हमारा कहाँ इलेक्ट्रॉन जाता है, 2p में, 3p पे कितने इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 4 10 12 5 17, ये क्या हो जाएगा हमारा 17 हो जाएगा, 12 5 17। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, हमारा 3p में गया। अब 3p यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3p, कहाँ गया, तो ये जो है ना, ये हमारा 5 एक तत्व है, नहीं 5 एक नहीं है। देखिए इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे 2 3 यस के पावर 2 है, तो 2 हो जाएगा ये प्लस, और p के पावर 5,
पी के 4 मतलब 5, पी को कितना जाएगा 7। तो ये जो हमारा तत्व है ना, ये हमारा 7वीं उपवर्ग का मतलब 7वीं ए उपवर्ग का तत्व है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हमारा 7वें ए का उपवर्ग का ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तत्व की अस्थाई होगी। मतलब जो हमारे हैलोजन तत्व होते हैं ना, हैलोजन तत्व के अंतर्गत हमारा क्लोरीन आएगा, और इसका जो हमारा आवर्त होगा, आवर्त भी क्या हो जाएगा, आवर्त 3, मतलब यहीं पर भी ये भी आएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, इसको हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के तहत। ठीक, अब ये हमारा हो गया। मतलब इसके तहत ना आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के तहत बहुत तत्वों का आप आवर्त में निकाल सकते हो, और उपवर्ग तो हमेशा आप निकालोगे। जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना, तो उपवर्ग आपका हमेशा हमेशा सही आएगा। इसके तहत ही हम इसका उपवर्ग का करते हैं, निकालते हैं। अब देखिए कुछ हम नंबर्स को फाइंड करते हैं। ठीक, कुछ नंबर्स को हम फाइंड करते हैं। आशा करते हो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ आया होगा। अब देखिए, एक मैजिकल नंबर कहा जाता है, मतलब मैजिकल नंबर ये जो हमारे होते हैं ना, 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये हमारे क्या होते हैं, मैजिकल नंबर होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, मैजिकल नंबर होते हैं। इन्हें मैजिकल नंबर कहा जाता है। अब मैजिकल नंबर क्यों कहा जाता है, तो अभी बताऊंगी कि मतलब मैजिकल नंबर क्यों कहा जाता है। अब आप देखिए, आप इस साड़ी को एकदम ध्यान से देखिए। ये जो हमारी साड़ी है, और इस साड़ी को मतलब इसमें फायदा नहीं, किसी भी साड़ी को एकदम ध्यान से देखिए। आप देख रहे हो कि इसका क्या होता है, फर्स्ट होता है। अगर इसका क्या होता है, फर्स्ट होता है। जो हमारा हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है, ये क्या होता है, 1 होता है। अगर आपको लिथियम का परमाणु क्रमांक निकालना है, हाइड्रोजन के बाद लिथियम आता है प्रथम वर्ग में, तो इसमें आप मतलब 8 ऐड कर दीजिए। पहला हमारा 2 है ना, तो इसमें आप 2 ऐड कर दीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका परमाणु क्रमांक हमारा 3 हो जाएगा। अब 3 में आप 8 को ऐड कीजिए, तो 8 3 11। तो जो हमारा सोडियम होगा, सोडियम का जो हमारा परमाणु क्रमांक होगा, ये 11 होगा। इसके बाद आप और 8 ऐड कीजिए, तो जब आप 11 में और 8 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 19। तो हमारा जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम का जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है, ये 19 होता है। अगर आप 19 में 18 को ऐड करते हो तो कितना आएगा, 19 में 18 को ऐड करते तो 37 आएगा। तो जो हमारा ये क्या होता है, रुबिडियम होता है, रुबिडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, हमारा 37 होता है। इसके बाद अगर आप 37 में 18 और ऐड करते हो, तो 8 7 15 3 1 4 1 5, तो कितना आता है, हमारा 55। तो जो हमारा सीजियम होता है, सीजियम का हमारा जो परमाणु क्रमांक होता है, ये हमारा क्या होता है, 55 होता है। 55 में अगर आप 32 को ऐड करते हो, 55 प्लस 32 कितना हो जाएगा, हमारा 87 हो जाएगा। तो जो हमारा फ्रांसियम होता है ना, फ्रांसियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, हमारा क्या होता है, 87 होता है। इसके बाद हम इस थ्रेड में मतलब इसमें देख रहे हो कि ये जो 7 आवर्त है ना, तो ये पूरे 7 आवर्त का है हमारे फुलफिल है। इसके बाद जो हमारा लास्ट आवर्त होता है, लास्ट आवर्त भी क्या होता है, पूरा फुलफिल होता है। मतलब उसमें 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जो हमारा लास्टवा वर्ग होता है, उसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और जो हमारा फर्स्ट वर्ग होता है, फर्स्ट वर्ग में पूरे का पाए जाते हैं, पूरे तत्व पाए जाते हैं। तो इसमें भी आप जोड़ दीजिए, ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, हीलियम। हीलियम कितना होता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। अब हीलियम के बाद आपको परमाणु क्रमांक निकालना है, मतलब किसका, नियान का। तो 8 + 2 कर दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रुक जाइए। देखिए, पहला का जो हमने निकाला तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना आया, मतलब परमाणु क्रमांक पहला का 1 आया, पहला का 1 आया। फिर हमने 1 में 2 ऐड किया तो हमारा 3 आया। उसके बाद हमने 8 में 3 ऐड किया तो क्या हो जाएगा, 11। उसके बाद हमारा कितना आया, 19। 19 के बाद हमारा 37 आया। 37 के बाद हमारा 55 आया। 55 के बाद हमारा कितना आया, 87 आया। 55 के बाद कितना आया, हमारा 87 आया। अगर इसी तरह आप इन्हीं मैजिकल जो हमारे नंबर है, अगर आप इन्हीं नंबरों को यहाँ पर पाए जाने जरूरत है तो जोड़ते हो, तो आप जानते हो जो हमारे हीलियम होता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अगर 2 में आप +8 ऐड करते हो तो कितना हो जाएगा, हमारा 10 हो जाएगा। अगर 10 में आप 8 ऐड करते हो तो कितना हो जाएगा, हमारा 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हमारा 18 हो जाएगा। अगर आप 18 में 18 जोड़ते हो तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 18 में अगर आप 18 जोड़ते हो तो कितना हो जाएगा, हमारा 36 हो जाएगा। अगर 36 में आप 18 को जोड़ो, 36 में आप 18 को जोड़ो तो कितना हो जाएगा, हमारा 54 आएगा। कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। अगर आप 54 में कितना जोड़ोगे, 2 8 कितना हो जाएगा, 18 18 36, मतलब इसमें आपने 2 जोड़े, 2 जोड़ा, 2 में 8 ऐड किया तो कितना हो जाएगा हमारा, गलती से काम सही है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे आप 32 ऐड करो। जो हमारा 54 है, 54 में आप 32 ऐड कितना ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 86 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 86 आ जाएगा। कुछ गलती लग रहा है इसमें का, रुक जाओ। यहाँ पे हमारा पहला परमाणु क्रमांक कितना है, 2 है। पहला परमाणु क्रमांक 2 है।
अगर 2 में आप 8 ऐड करते हो तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 10 हो जाएगा। अगर 10 में आप 8 मतलब 8 को ऐड करते हो तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 18 हो जाएगा। अगर 18 में आप 18 जोड़ते हो तो क्या हो जाएगा, हमारा 36 हो जाएगा। 36 में 18 को जोड़ोगे तो 54 हो जाएगा। अगर 54 में आप कितना जोड़ोगे, 32 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 86 हो जाएगा। अगर आप 86 में अगर फिर आप 32 को जोड़ो, 86 में अगर आप 32 को जोड़ते हो तो कितना हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा और 8 3 11 118। तो ये क्या हो गया, आप देख रहे हो कि पहले हमने जो हमारे मैजिकल नंबर जोड़े थे उसमें प्रथम जो हमारा वर्ग था, वर्ग में हमने 2 8 पहला जो हमारा 1 आता है, 1 में जब हमने 2 जोड़ा तो हमारा 3 आया, 3 में जब हमने 8 जोड़ा तो हमारा 10 आया, जब हमने 10 में कितना जोड़ा, ये कंफ्यूजन कर देता है। मतलब ये बस मैजिकल नंबर है ना, मैजिकल नंबर बस याद रहेगा कि जो हमारा मैजिकल नंबर होता है ये 2 8 8 18 18 32 होता है। क्या 2 8 8 18 18 32 होता है। बस इसे लेकर के ना आप इसमें जो आवर्त साड़ी होता है, आवर्त साड़ी में ऐड करके चल जाइएगा, आपका जो तत्वों की जो संख्या होगी ये प्राप्त चली हो जाएगी। जैसे कि मैंने 1 में ऐड किया 2 को तो हमारा 8 आया, मतलब 1 में हमने 2 को ऐड कर दिया तो हमारा 3 आया, जब हमने 3 को 8 में ऐड किया तो हमारा 11 आया, फिर जब हमने 11 में 8 को ऐड किया तो हमारा 19 आया, जब हमने 19 में 18 को ऐड किया तो हमारा 37 आया, 37 में जब हमने 18 को ऐड किया तो हमारा 55 आया, और जब हमने 55 में 32 को ऐड किया, जब हमने 55 में हमने 32 को ऐड किया तो हमारा 87 आया। यही प्रक्रम हमने यहाँ भी लौटाया, मतलब यहाँ भी दोहराया, क्योंकि आप जानते हो कि कुल हमारे 100 तत्वों की संख्या 118 होती है। तो जब ये लास्ट है तो लास्ट 118 तत्वों की संख्या है तो इसका प्रमाण क्रमांक 118 आना चाहिए ना, तो इसलिए 132 को हमने एक बार और जोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा परमाणु क्रमांक आ जाएगा। ठीक, अब देखो अब इसका उपयोग कहाँ है। तो अब मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि बताइए कि जो हमारा तत्व है ना, मान लीजिए कि आपका आयरन है 26 है। ठीक, ये का है आपका आयरन है 26, इस बताइए किस आवर्त में पाया जा रहा है। जो हमारा आयरन है, मतलब जो हमारा Fe है, Fe का है, ये जो 26 है 26 किस आवर्त में पाया जा रहा है। तो आप सोचोगे कि 26 कहाँ पाया जाएगा, तो इसका निकालने का यही मतलब इसका उपयोग यहीं पर है। ये आप देख रहे हो कि जो हमारा 26 होगा 26 कहाँ पर आएगा, आप देखोगे कि जो 26 होगा हमारा 1936 के बीच में आएगा। जो हमारा 26 होगा 26 हमारा 1936 के बीच में आएगा। तो जो इसकी आवर्त की संख्या होगी 1 2 3 4, तो ये कहाँ पाया जाएगा, हमारे चौथे आवर्त में पाया जाएगा। ये क्या पाया जाएगा, जो हमारा आयरन होगा आयरन चौथे आवर्त में पाया जाएगा, मतलब 1 2 3 4 यह क्या हो जाएगा, इसी आवर्त में पाया जाएगा। अभी मतलब मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे ना चांदी का मतलब जो हमारी चांदी होती है चांदी की संख्या निकाल दें, मतलब जो हमारा चांदी Ag होता है ना, Ag का परमाणु क्रमांक जो है 47 है, ये किस आवर्त में पाया जा रहा है। अगर बस आपको परमाणु क्रमांक दिया हो ना तो आप इजिली निकाल दोगे। तो मान लीजिए 47, तो आप 47 किसके बीच आएगा, तो आप देखोगे कि जो हमारा 47 होगा ना, 47 यहाँ पर 37 और 54 के बीच में आएगा। जो हमारा 47 होगा, 47 हमारे 54 और 37 के बीच में आएगा। तो 1 2 3 4 5, तो जो हमारा 47 होगा, मतलब जो हमारी चांदी होगी, चांदी का जो हमारा आवर्त होगा ये क्या हो जाएगा, हमारा 5 होगा। अगर मैं आपसे ऐसे ही पूछूं कि बताइए कि जो हमारा कैल्शियम है, कैल्शियम का आवर्त कितना है, तो आप देखोगे कि जो हमारा कैल्शियम होता है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है। अब 20 किसके बीच में आएगा, तो जो 20 होगा हमारा 1936 के बीच में आएगा। तो इसका जो आवर्त कितना होगा, 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे चौथे आवर्त में पाया जाएगा, मतलब 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा, हमारे चौथे आवर्त में ये पाया जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा चौथा आवर्त बन जाएगा। तो जो ये हमारा होता है ना 2 8 8 18 18 32, इन्हें हम मैजिकल नंबर कहते हैं। इस मैजिकल नंबर के तहत हम आवर्त की संख्या निकालते हैं। और जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के तहत हमारा जो उपवर्ग होता है ना, उपवर्ग की हम संख्या ज्ञात करते हैं, मतलब वो किस उपवर्ग में पाया जाएगा। अब जब आप उपवर्ग को निकालोगे तो वर्ग को भी तो निकाल ही लोगे। जब मान लीजिए कि मैं आपसे कहूँ कि फर्स्ट, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये फर्स्ट उपवर्ग का तत्व है, ये फर्स्ट उपवर्ग का तत्व है, तो फर्स्ट उपवर्ग का तत्व मतलब ये पहले वर्ग का तत्व है। अगर मैं बोलूँ सेकंड उपवर्ग का है तो सेकंड उपवर्ग मतलब ये दूसरे वर्ग का है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के तहत ना आप उसको भी ज्ञात कर सकते हो, किसको, वर्ग को। और इसका उपयोग आप आवर्त सारणी में कर सकते हो, मतलब आवर्त सारणी को ज्ञात करने में कि किस आवर्त में पाया जा रहा है। अब हम कुछ देखेंगे वर्डों को, मतलब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक मिनट। पहला जो इसमें हमारा वर्ड आता है इसे हम कहते हैं मतलब सेतु तत्व, या फिर हम कहते हैं ब्रिज तत्व। पहला जो वर्ड होता है इसे हम कहते हैं सेतु तत्व या फिर कहते हैं ब्रिज तत्व। अब बात आती है कि ये जो हमारे सेतु तत्व होता है ना, इसे कहते किसे हैं।
पहले इसे छोड़ दीजिए, इसे मतलब जो हमारे पूरे वर्ड्स है ना, पूरे वर्ड्स के लिए एक और वीडियो होगा, उसमें आपको पूरे जितने भी ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसमें जितने शब्द का, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब सेतु तत्व क्या होते हैं, नॉर्मल तत्व क्या होते हैं, संक्रमक तत्व क्या होते हैं, इन सभी तत्वों को ज्ञात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक त्रिज्या का मतलब जो हमारे संयोजक त्रिज्या क्या होते हैं, परमाणु त्रिज्या क्या होते हैं, क्रिस्टल त्रिज्या क्या होते हैं, इन सभी त्रिज्याओं को हम देखेंगे। अभी आप इस पर ध्यान दीजिए कि आप जानते हो कि जब भी हमारी जो आवर्त सारणी होती है, आवर्त सारणी में हम जब भी दाएं से मतलब बाएं की तरफ जाते हैं, मतलब यहाँ ये बायां होता है, तो मतलब जब हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो जो हमारा परमाणु त्रिज्या होती है ना, या फिर कह लीजिए कि जो हमारा परमाणु का आकार होता है वो घटता है। यहाँ से अगर आप बाएं से दाएं जा रहे हो, मतलब इधर से इधर आप अगर जा रहे हो, तो आप देखते हो कि जो हमारा परमाणु का आकार है ना, ये घटता है। अब कैसे घटता है, आपके मन में क्वेश्चन तो आ रहा है ना, होगा ना, कि जब हम बाएं से दाएं जा रहे हो तो ये क्या हो रहा है, परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो रही है। और मान लीजिए कि यहाँ का जो तत्व है, यहाँ का तत्व का नाम हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एक है, हीलियम का दो है। तो नॉर्मल सी बात है कि जो हाइड्रोजन का आकार से जो हीलियम का आकार है वो बड़ा होगा। वैसे ही यहाँ पर अगर हमारा 87 पाया जा रहा है और यहाँ पे 118 पाया जा रहा है, मतलब यहाँ पे 87 है और यहाँ पर अगर 118 है, तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक 87 है, तो 87 का छोटा होना चाहिए। और जो हमारा यहाँ पे ऑर्गेनिज्म मतलब 118 तत्व है, जिसका जो परमाणु क्रमांक है ये बड़ा है, तो उसकी त्रिज्या बड़े होनी चाहिए, अर्थात जो इस तत्व का आकार है ये बड़ा होना चाहिए। कंफ्यूजन तो है ना, आखिर ये घटता क्यों है। तो ऐसा होता है ना कि जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक जो होती है ये हमारी त्रिज्या पर निहित होती है। मतलब जो हमारा नाभिक होता है, नाभिक में निहित होती है। हमारे नाभिक में जितने प्रोटॉन पाए जाते हैं उतने ही परमाणु क्रमांक पाए जाते हैं। तो जब देखिए, जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है, मान लीजिए किस तत्व का परमाणु संख्या 27 है और किस तत्व का जो परमाणु क्रमांक है ये 118 है, तो आप देखोगे कि जो हमारा नाभिक होगा, नाभिक में हमारा जो परमाणु क्रमांक होगा, परमाणु क्रमांक 27 है, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर 27 हो जाएगी। और जो हमारा नाभिक होगा, नाभिक में यहाँ पर जो 118वां तत्व है, इसमें जो पाए जाने वाले प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, यह 118 होगी, 118 होगी। अर्थात जो इसका नाभिक होगा यह 87 की अपेक्षा बड़ा होगा। जब यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, जब 187 की अपेक्षा बड़ा हो जाएगा, तो इसका जो नाभिकीय आकर्षण बल होगा ये भी अधिक होगा। यहाँ पर जो इसका नाभिकीय आकर्षण बल होगा ये भी क्या हो जाएगा, अधिक होगा। और ये क्या हो जाएगा, इसका नाभिकीय आकर्षण बल कम होगा। जब इसका नाभिकीय आकर्षण बल अधिक होगा तो ये क्या करे, किसी चीज को अपने खींचेगा ही। जब इसका नाभिकीय आकर्षण बल है तो अधिक है, तो किसी भी चीज को अपने खींचेगा ही। तो ये क्या करता है कि जो इसकी कक्षाएं पाई जाती है ना, इन कक्षाओं को अपने समीप खींच लेता है। अब जिसके मान लीजिए जिसके पास बहुत ज्यादा बल शक्ति धन है, मान लीजिए कि क्या है, बल है, जिसके पास बहुत शक्ति बल धन है, तो वो क्या करता है, पूरा जो राज्य होता है, जैसे कि मान लीजिए कि जो प्राचीन काल में राजा महाराजा वो करते थे, उनके पास जब ज्यादा बल और बुद्धि आती थी तो वो पूरे साम्राज्य को जीतकर मतलब केंद्रित कर लेते थे। और वही जो छोटे राजा वो करते थे, जो बलशाली और बलहीन हुआ करते थे, वो जो उनका मतलब ज्यादा बल नहीं होता था ना, तो वो किसी भी चीज को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाते थे, मतलब छोड़ दिया करते थे, जो जा रहा है जाने दो। वैसे ही यहाँ पर जब इसके पास ज्यादा आकर्षण आ जाता है, मतलब इसमें जब ज्यादा प्रोटॉन आ जाता है, इसमें ज्यादा शक्ति हो जाती है, तो यह क्या करता है, जो इसके बाहरी इलेक्ट्रॉन मतलब बाहरी कोश होता है ना, उन्हें सिकुड़ लेता है, मतलब अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। जब आकर्षित कर लेता है तो परमाणु त्रिज्या में मतलब घटोत्तरी होती है, अर्थात परमाणु त्रिज्या कम होती है। जब परमाणु त्रिज्या कम होती है तो इसका जो आकार का हो जाता है, छोटा हो जाता है। वहीं पे क्या होता है, जब इसमें परमाणु त्रिज्या में जो हमारी मतलब नाभिक होते हैं, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कम होती है। जब नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कम होती है तो क्या होता है, ये मतलब किसी भी जो होता है ना, मतलब जो परमाणु के कक्षा को तो खींचता होता उतना नहीं है, तो ये क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो याद रखिएगा कि जो हमारा मतलब आपसे कोई पूछे कि बताइए कि सबसे बड़ा तत्व कौन है, इस संसार में पाया जाने वाला सबसे बड़ा कौन तत्व है परमाणु त्रिज्या के आधार, तो कहिएगा कि जो हमारा फ्रांसियम है, फ्रांसियम सबसे बड़ा तत्व है। और सबसे छोटा तत्व में हमारा ऑर्गेनिजम हो जाएगा, ये सबसे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा छोटा हो जाएगा। और एक पॉइंट और याद रहेगा, आप देख रहे हो कि ये जो हमारा क्या होता है, तीसरा आवर्त होता है, मतलब तीसरा पी ब्लॉक होता है। पी ब्लॉक में पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पी कक्षा में प्रवेश करते हैं। जब उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है तो जो हमारा पी कक्षा में होता है प्रवेश होता है। लेकिन वहीं पे जो हमारा हीलियम होता है, हीलियम तो नहीं पाया जाता है कि ये पी कक्षा को प्रवेश करे, कहाँ से कि यह 1s और 2s में क्या करता है, बस 2 होता है, तो 2s जो कक्षा होती है फिर होता है, तो यह क्या होता है, अपवाद होता है। तो हीलियम को याद रखिएगा। हाँ, और एक पॉइंट और कि अगर आप ना मतलब किसी भी चीज़ में कंबाइन कर सकते, मतलब आप पढ़ रहे हो, अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आप सोच चाह रहे हो कि जो हमारा
मतलब पढ़ाई पे पूरी तरह फोकस रहे, हमारा जो पॉइंट है डिस्टर्ब ना हो, हम जिस पॉइंट को याद कर रहे हैं वो हमेशा याद रहे। तो इसके लिए ये कीजिए ना कि आप जो पॉइंट याद कर रहे हो पॉइंट को हमेशा रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने के साथ साथ ये भी ध्यान दीजिए, कभी ये मत सोचिए ना कि मुझे ये पॉइंट आता है मैं इसे कैसे भी सॉल्व कहीं भी कर सकता हूँ, ये कभी मत सोचिए। आप ये सोचिए कि मतलब उस टॉपिक मैंने देखा ही नहीं, जो टॉपिक आप आ रहा है ना उस टॉपिक को भी आप बार बार रिवीजन कीजिए, उसे छोड़ने का प्रयास कीजिए मत। क्योंकि आप जानते हो ना कि जो जिस चीज़ से ज़्यादा लगा होता है और जिसे हम ज़्यादा सोचते हैं कि वो मेरा है वो उतना ही दूर होता है, मतलब मेन पॉइंट पे वही धोखा देता है। तो किसी भी चीज़ को आप पढ़ रहे हो ना तो ये मत सोचिए कि वो मुझे आ रहा है, उसे आप बार बार देखिए। और ये मतलब सत्य है कि जो आता है ना वही भूलता बहुत तेज है, जो मतलब जितना करीब होता है ना वो उतना भूलता तेज है। तो ये मत सोचिए कि मुझे आता है, उसको आप हमेशा रिवीजन करते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते हैं।